So Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Today we have a topic एक बहुत सेंसेशनल टॉपिक है, दैट इज द गौतम अदानी का नाम आया है यूएस के जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाया है। उसमें गौतम अदानी को बोला है कि इन्होंने कई इंडियन ऑफिसर्स को पैसे दिए हैं वहाँ का कॉन्टेक्ट लेने के लिए। तो दिस इज जस्ट ए नॉर्मल न्यूज़, कोई ऐसा रिलेटेड नहीं है। ये न्यूज़ कंटिन्यूसली चल रहा है। कंसेंसस ऑन द न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रिमेन एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब जो पा नहीं सकना। बार बार हम चाह रहे हैं कि कोई बढ़िया सा फाइनेंशियल हम लोग एक डील लेके आए जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या कमिटमेंट्स हो और कितनी फंडिंग हो वो हम पे करें। CAQ कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। Submission in the Supreme Court ignores the increase in the paddy borne area into the Punjab। तो ये मेन ये है कि CAQM जो दिल्ली के आसपास का रीजन है वहाँ पे कितना एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट कैसे करना है ये यही डिसाइड कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी भेजते हैं कि स्टबल बर्निंग कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। इन्होंने जो रिपोर्ट भेजा है सुप्रीम कोर्ट का उसमें दिखाया कि स्टबल बर्निंग कम हुआ है। स्टबल का मतलब क्या होता है? जो डंठल छूट जाती है पैडी में, धान की खेती में, वही जलाने से मेन इशू आ रहा है। और भी इशू है लेकिन वन ऑफ द मेजर इशू इज द दिस स्टबल बर्निंग। तो सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट भेजा उसमें कम दिखाया है और जो अलग से रिपोर्ट आ रहा है उसमें है कि ज़्यादा जलाया है। इन्होंने बोला है कि कम जल रहा है लेकिन जो असली रिपोर्ट बाहर से आ रहे हैं उसमें ये प्रूफ हुआ है कि ज़्यादा बर्निंग हो रही है। ज़्यादा बर्निंग का सबसे बड़ा जो रिजल्ट है कि क्यों ज़्यादा बर्निंग हो रही है कि जो फार्मर्स हैं वो होशियार हो गए। वो पता कर ले रहे हैं कि सैटेलाइट कब ऊपर आ रहा है। सैटेलाइट है, घूमता रहता है अर्थ के, दिल्ली में पर्टिकुलर टाइम पे जाता होगा ना। जो आगे बढ़ा जला दिया, फिर वापस जाने के पहले बुझा दिया। यही चल रहा है, ऐसा CAQM का मानना है। यूपी गवर्नमेंट कम अंडर द फायर ओवर द आउटसोर्सिंग जॉब इन द गोरखपुर सिविल बॉडी। तो जो आप लोग का जॉब है वो अब आउटसोर्सिंग हो रहा है। जो रिटायर्ड हैं या जो लेटरल एंट्रीज हो रहा है, तो जो आपको एग्जाम के थ्रू होना था ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर ले रहे हैं। कई नायाब तहसीलदार और अकाउंटेंट के पोस्ट पे इन्होंने एंट्री लिया है। दैट वाज टेकन फ्रॉम द यूपी पीसीएस एंड यूपी पीसीएस यूपी गवर्नमेंट का है। तो ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? कोलकाता ये क्वालिटी मॉडरेट इनटू द नवंबर इंडस्ट्रियल सिटीज फेस द चैलेंज। तो ये कंटिन्यूसली वही है। देन वी विल सी दैट इंडिया टू होस्ट द ग्लोबल मीट टू कोऑपरेटिव इन द दिल्ली फ्रॉम द 25 नवंबर। तो ग्लोबल मीट फॉर द कोऑपरेटिव्स। इंडिया में दुनिया का 1/4 25% ऑफ द कोऑपरेटिव्स जो है वो इंडिया में है। व्हाट इज द कोऑपरेटिव्स? Form organization and they cooperate on a common goals, set goals on the targets। तो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर इंडिया का कौन है? अमित शाह ही है, वो ही कोऑपरेटिव भी हैं। आर्टिस्ट फ्रॉम द 12 कंट्री टू टेक पार्ट इन द तेलंगाना इवेंट्स। ये भी सिर्फ पीसेस के लिए है, क्या नाम है बस आपको इतना जानना है। रॉक कट फुटप्रिंट्स ह्यूमन फिगर डेटेड बैक टू द मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक पीरियड आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन से टाइम को मेगालिथिक पीरियड कहते हैं? मेगालिथिक आयरन एज में आया था ना, जिसमें बड़े बड़े पत्थर बरियल के पास पत्थर रख देते थे। यही होता है ना मेगालिथिक। मेगालिथिक इज को ओवरलैप विद द आयरन एज आई थिंक। ठीक है, तो उसके केरला में कन्हीरा पोयल में मिला है। ओके, देन वी विल सी दैट कोप्स इम्पोज ऑन द एनुअल टेंपल जाता इनटू द बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे?
रणथंभौर, रणथंभौर तो बता सकते हैं, नाम से ही लग रहा है रणथंभौर। बांधवगढ़ अभी न्यूज में था, एलिफेंट का डेथ हो रहा था, मध्य प्रदेश, यही था ना, 4-5 दिन न्यूज में था। दिस इज इनटू द कर्नाटका। वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ पे एनुअली वहाँ पे लगता था फेयर, तो कोर एरिया में है, कोर एरिया जहाँ पे एकदम, जहाँ पे टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पे एकदम बैन कर देते हैं। ग्लोबल कंसेंसस मस्ट टू फेस द चैलेंज इन यूजिंग एआई फॉर द गवर्नेंस। एआई का बहुत यूज है ना, अब हर चीज़ में यूज हो रहा है, एजुकेशन टू मेडिसिन टू द गवर्नेंस, एवरीथिंग वी नीड ए गवर्नेंस मॉडल, एंड दैट्स व्हाई देयर इज द चैलेंज। क्योंकि आप कैसे कर पाएंगे, आप जैसे कोई एआई से कुछ लिखवा रहा है, उस पर आप कैसे रोक लगा पाएंगे, वो तो नहीं पकड़ सकते ना, एआई दे रहा है, एआई वो अपना यूज कर रहा है। तो ऐसी ऐसी चैलेंजेस आ रहे हैं जो हम देखेंगे। स्टूडेंट मस्ट लर्न टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब सब मेन आपका स्किलिंग हो गया ही एआई। अगर एआई नहीं आ रहा है तो यू कैन नॉट डू द थिंग। खासकर इफिशिएंसी से एंड इफेक्टिवनेस से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप सिर्फ इसको डेटा दे दीजिए, ये आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ पॉलिसी या कोई भी चीज़ फॉर्म करके दे देगा। तो दिस इज द मेन थिंग। ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एथिकल कंसीडरेशन, कि एथिकल भी तो होगा कि कैसे उसका यूज कर रहे हैं, कैसे मिस यूज कर रहे हैं, तो वो भी एआई को लेके है। तो एआई पे आज बहुत ज़्यादा न्यूज है, क्योंकि द हिंदू का इस समय वो एक सबमिट करवा रहे हैं सेशन टाइप का, तो उसी के कारण कई थिंकर्स हैं, कई मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने अपना अपना दिया है। इंडिया नीड्स एन इन्वायरमेंट हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। इसमें मेन बात हो रहा है कि जैसे इंडिया में देखिएगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एरिया को गवर्न कर रहे हैं। जैसे सेंट्रल पोल्यूशन फॉर द कंट्रोल बोर्ड जो है, वो क्या कंट्रोल पोल्यूशन, कंट्रोल एयर या किसी भी तरीके का पोल्यूशन होता है वो कंट्रोल करता है। इस पे पॉलिसी जो बनाता है वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ये है। और जो हेल्थ का इम्पैक्ट आता है इसके कारण, क्योंकि जितना भी एयर पोल्यूशन है और द वाटर पोल्यूशन है या कोई भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। 3 अलग अलग हैं, एक कंट्रोल कर रहा है, एक पॉलिसी बना रहा है, और एक जो बीमारी हो रहा है उसको वो प्रिवेंशन एंड द क्योर का अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तीनों अलग अलग हैं, तो ये है कि तीनों एक ही चीज को कर रहे हैं। ओवरऑल गोल तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए ना, तो इसी पे ये डिस्कशन है। देयर शुड बी वन बॉडी, ऐसे बॉडी है जर्मनी में भी, यूएस में भी, जो कंट्रोल भी करते हैं, वही पॉलिसी भी बनाते हैं, और वही प्रिकॉशन एंड क्योर का भी जितना भी इशू होता है वो उसको वही संभालते हैं। Then we will see that the bilateral investment treaty with the a bit to change। यहाँ पे हमने 5 साल बाद एक नया बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इसको बीआईटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मानिए कोई कंपनी इंडिया में आके अपना नया कंपनी स्टार्ट कर रही है, वो फॉरेन की कंपनी है, लेकिन अब इंडिया का रूल्स कैसे लगेगा, जो कंपनी है या मिसयूज ना करे, मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, या टैक्स को अवॉइड ना करे, ऐसे चीज़ों में अगर मानिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कंपनी को कहाँ केस लड़ना चाहिए। एक है कि इंडिया में है तो इंडिया में लड़ना चाहिए, दूसरा कि उस जिस देश की बनी है वहाँ पे जाके लड़े, तीसरा ये हो सकता है कि किसी थर्ड कंट्री में जाके लड़े, ना ही इंडिया में ना ही जहाँ उनका है, थर्ड कंट्री में। इंडिया का जो मेन है ट्रीटी इसके अंडर में, वो कहता है कि पहले आप इंडिया में केस लड़िए, तब जाके आप दूसरा बाहर के देशों का या जो भी बाहर का जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसको अडॉप्ट कीजिएगा। इंडिया का ये कहना है कि बाहर जाके मैं लड़ूंगा तो पैसा लगेगा ना, और यहाँ का गवर्नमेंट के पास इतना पैसे नहीं है कि जाके स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में अपना केस लड़े, तो ये मेन है। और फिर उनका लॉ अलग होता है, हमारा कंडीशन अलग है, तो बीच में इसी को लेकर टसल रहता है। कई नेशन प्रेशर बनाते हैं कि नहीं आप अपना जो ट्रीटी है विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट उसको चेंज कीजिए। ओके, तो इस पे बहुत डिटेल एनालिसिस है, उसको हम देखते हैं। Then we will see that the is social media doing more harm than the good to the democracy। तो ये है कि सोशल मीडिया का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है टू इन्फ्लुएंस द पीपल, जैसे ये मेन है कि जो ट्विटर है जिसको अब एक्स कहते हैं, ट्विटर के जो ओनर हैं एलन मस्क, वो
बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किए हैं, जो यूएस का भी गवर्नमेंट है, ट्रम्प के सपोर्ट में थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये है ना कि सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं इनके करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, और कहीं ना कहीं आप जो कहते हैं लोग वही सुनते हैं। लोग इतना तो एनालिटिकल है नहीं कि जाके पूरा रिसर्च करें या अपना बहुत दिमाग लगाएं। और बहुत से लोगों के लिए दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बिकम द सोर्स फॉर द न्यूज़। अब लोग न्यूज़पेपर कम पढ़ रहे हैं, वो फेसबुक, वो व्हाट्सअप, उसी के मैसेज को अपना न्यूज़ का मेन अपना सोर्स बना के रखे हैं। तो इसको भी लेके बहुत इशू है। और अभी एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है यूएस का, गार्जियन, उसने कहा है कि मैं अब इस पे ट्विटर पे, जो अभी एक्स है, उस पे अब हम पोस्ट नहीं करेंगे। तो इसको लेके ये डिबेट में है। Then we will see that the is Delhi becoming a uninhabitable city, कि क्या इसका मतलब ये है कि दिल्ली ऐसा कन्वर्ट हो रहा है कि जो रहने योग्य ही नहीं है, क्योंकि एयर पोल्यूशन का जो कंडीशन है 500 एकदम सबसे लास्ट कंडीशन है, और हमने देखा है कि 460, 450, 420, 30 कंटिन्यूसली पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आदमी को क्यों जाता है वहाँ पे कि जॉब मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ है। लेकिन जब हेल्थ ही खराब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा वहाँ पे जाके रोजगार लेने का। आपका 10 साल 20 साल एज ही कम हो जा रहा है, नॉर्मल लाइफ आप नहीं जी पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आप डिजीज हो जा रहे हैं। तो उसको लेके यहाँ पे काफ़ी डिबेट चल रहा है। What should embrace the Buddhist doctrine to resolve the conflict? तो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन क्या कहता है? पीस की बात करता है, मध्यम पाथ की बात करता है, यही सब करते हैं ना। ये अष्ट मार्ग पाथ की बात करते हैं कि 8 चीजें हैं, माइंडफुलनेस एंड गुड, वो जो आपका है लाइवलीहुड मेथड होता है, 8 तरीके की उन्होंने प्रपोजल दी हैं। तो वो होना चाहिए। तो इस पे कभी भी ऐसे पूछ सकता है। तो आप बुद्धिज्म की पूरी फिलॉसफी ला सकते हैं कि कोई भी मेन, अगर आप सफर करते हैं उसका मेन रीजन क्या होता है? डिजायर होता है, आप इच्छा करते हैं। बिना इच्छा किए अगर आप काम कीजिए तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो दुख होता है। तो जब आप बिना इच्छा के कोई चीज करते हैं, देन यू एंजॉय द थिंग विदाउट गोइंग इनटू द रिजल्ट। जब आप रिजल्ट को ही सोच के करते हैं तो मेनी टाइम्स यू फॉल, मतलब आपका होता है ना दिमागी डिप्रेशन आता है, प्रेशर आता है। सिर्फ आप सोचिए कि आपको कोई ये ना कहे कि आईएएस बनना है कि नहीं बनना है, सिर्फ आपको ये कहा जाए कि सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के लिए ही पढ़ाई करना है, आपका एंड गोल वही हो, तो यू विल बी इंजॉइंग, हो सिलेक्शन ना हो। लेकिन अगर आप सिर्फ आईएएस को ही गोल रख के कर रहे हैं तो क्या होगा? आपके दिमाग में हमेशा होगा कि एग्जाम आने वाला है, प्रेशर में हम है, डिस्ट्रेस होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स आपके दिमाग में चलेंगे। तो उस पर आप लिख सकते हैं। तो वही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बोला है, ए ब्राइब स्कीम टू द बैक लुक्रेटिव सोलर। लुक्रेटिव का मतलब क्या होता है? फायदेमंद। सोलर पावर डील्स, तो जो अदानी ग्रुप ने घूस दिया है फॉर द सोलर पावर डील्स को, इस पे इन्होंने एनालिसिस किया है। फिर एक न्यूज है, टेलीग्राम सरप्राइज बीएसएनएल गेन्स प्राइवेट टेलीकॉस्ट लूज 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स दिस सितंबर। तो अभी देखिएगा, जियो ने, एयरटेल ने, सबने अपना प्राइस इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, मतलब एकदम 100 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो इसके कारण अभी देखा गया है कि इन सभी से सब्सक्राइबर हटे हैं, बीएसएनएल अपना सेम रखा है, तो उससे नहीं, उसका सब्सक्राइबर बढ़े। बड़ा ये सरप्राइजिंग थिंग था, क्योंकि कंटिन्यूसली बीएसएनएल के कम हो रहे थे, लेकिन सितंबर में 14 लाख के आसपास सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो दिस इज सरप्राइज। यही है कि अब बीएसएनएल अपना सर्विस अच्छा देने लगे तो और बढ़ जाएंगे। सर्विस का दिक्कत है ना, कॉल ड्रॉप होता है, रीचेबल नहीं बताता है, ये सब इश्यूज हैं। तो दिस इज द मेन थिंग। देन वी विल सी दैट द आईसीसी इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द नेतन्याहू। ये तो आईसीसी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पढ़ा था ना हमने, ये और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या डिफरेंस था? सिंपल सी बात है, पहला डिफरेंस है कि एक यूएन का पार्ट है, ये एक यूएन का पार्ट नहीं है, यही है ना। दूसरा ये है कि एक में देश के खिलाफ हम केस चलाते हैं, एक में किसी पर्सनल के खिलाफ, ठीक है। मैक्सिमम दोनों का ग्राउंड कॉमन है कि अगर आपने कोई होमोसाइड किया है, वार अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी किया है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, ये तो कॉमन है। मेन डिफरेंस यही है कि वन इज द मेंबर ऑफ द यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द मेंबर ऑफ द यूएन, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दिस इज नॉट मेंबर। ओके, इसकी मेंबरशिप बहुत कम है। ये पर्सनल लेवल पे केस चलाते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ है और उसमें इजराइल के खिलाफ केस चल रहा था। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों का जो ऑफिस है सेम है, नीदरलैंड में, द हेग, पढ़ा था।
So you should know this. चिल्ड्रेंस मेकअप 40% ऑफ द डिस्प्लेस इन द मैमैट। तो वो तो हर जगह का यही हाल है, जब भी कहीं पे अटैक होता है या वार कंडीशन होता है तो बच्चे और फीमेल जो औरतें हैं उन्हीं का मैक्सिमम जो होता है वायलेंस उन्हीं के खिलाफ होता है, जितना भी एक्सप्लॉयटेशन होता है इन्हीं के खिलाफ होता है। दिस इज द मेन थिंग अबाउट दिस। ओके, गौतम अदादी इंडिक्टेड। इंडिक्टेड का क्या मतलब होता है? आरोप किसी पे लगाना, यही होता है। इंडिक्टेड इन यूएस ओवर द चार्ज ऑफ द बाइब्रेरी एंड सिक्योरिटी फ्रॉड। तो दोनों में सिक्योरिटी क्या है? ये सिक्योरिटी जो बेचते हैं हम उसको मैनिपुलेट किया, कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी बीच में हमने पढ़ा था हिंडरबर्ग ने आरोप लगाया था, सेबी की चीफ पे भी आरोप लगाया था कि आपका पैसा लगा था और आपका पैसा लगा था इसीलिए आपने बोला कि कोई गलती नहीं है। अडानी को ऐसे क्लीन चिट दे दिया था ना। तो ये कंटिन्यूसली न्यूज में है। क्या क्या उन पे है? उन्होंने मेन जो आरोप है कि सोलर एनर्जी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्राइब करके कराया है। फिर कॉन्स्पिरेसी टू कॉमिट सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज आप खरीदते बेचते हैं वो ज्यादा लोग खरीदे, आर्टिफिशियली आप मैनिपुलेट करके बढ़ाते जाइए, लोग और देखा देखी खरीदते, होता है ना। लोगों को पता है लोग ना देखा देखी बहुत करते हैं, अपना दिमाग बहुत कम लगाते हैं। इसमें बहुत बड़े एक स्टोरी है, ये स्टोरी सुनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, 5-10 मिनट का है। ओके, कि एक राजा था उसके महल में एक फकीर आया। फकीर बोला कि राजा आप तो, वो राजा बहुत मतलब पूरे बोर्ड को जीत चुका था तो उससे बोला कि आप इतने बड़े राजा हैं, आप जो इंसानों का कपड़ा पहनते हैं अभी भी, मतलब जो आपने पहना है वही इंसान पहनते हैं, आपको देवताओं का कपड़ा पहनना चाहिए और मैं देवताओं का कपड़ा जाके लाऊंगा। तो कहा बढ़िया, फिर लेके आओ, मतलब फिर तुम्हें हम इनाम भी देंगे। अब वो कहा कि नहीं लेके आओगे तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। तो फिर वो परेशान हो गया। अब वो पुजारी जो था वो फकीर, वो गया 10 दिन बाद एक बक्सा लेके आया बड़ा सा। वो बक्सा खोलने के पहले कहा कि देखिए इसमें जो कपड़ा है देवताओं ने मुझे दे तो दिया, बड़े मुश्किल से दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये कपड़ा उसी को दिखेगा जिसके पिता जिसके खुद के मतलब अपने ही पिता से जन्मा हो, किसी और से जन्म ना हुआ हो। ठीक है, अगर किसी और से कोई पैदा हुआ होगा तो उसको नहीं दिखेगा। अब बक्सा खोला वो राजा भी सामने खड़ा था। राजा से पूछा कि राजा दिखा? कहा हाँ हाँ बड़े ये तो खूबसूरत है। उसमें कुछ नहीं था। सारे मंत्रियों से पूछा दिखा आप लोगों को? कहा हाँ हाँ दिखा, क्योंकि उनको था कि अब ये है कि अगर कौन रिस्क ले, मतलब कि सही बोलने का, क्योंकि उनके उसके हो जाएगा ना, उनके मतलब कि पिता के खिलाफ हो जाएगा कि वो खुद के मतलब पिता से नहीं जन्मे हैं। तो वही वो राजा से बोला फिर कपड़ा निकालिए और ये पहनिए। वो झूठ मूठ में उठा उठा के देता था और वो कपड़े निकालता गया और वो राजा नंगा हो गया पूरे उसमें। और फिर भी वो खुश था। राजा को भी लगा कि मतलब कुछ दे तो नहीं रहा है, फिर भी मैं पहनते जा रहा हूँ, तो इससे अच्छा कि मैं विरोध करूँ, उससे अच्छा मतलब विरोध करूंगा तो फिर मेरे पिता पे आ जाएगा ना। तो वो भी कहा, और राजा को ये लगता था इतने तो बोल रहे हैं, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, ये सब मंत्री तो बोल रहे हैं कि हाँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्या सुंदर वस्त्र है, ठीक है। तो वो सारे मंत्री बोल रहे थे। अब राजा को ये लग रहा था कि मतलब कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इतने लोग जो बोल रहे हैं, अब उनमें भी सब ये सोच रहे हैं कि अरे मैं गलत हो सकता हूँ, पर इतने लोग बोल रहे हैं इसका मतलब वस्त्र तो है। फिर वो मतलब राजा से बोला कि देखिए अब राजा आपने इतना सुंदर वस्त्र पहने हैं, पूरे आपको शहर में घूमना चाहिए ताकि लोग आपको देखें कि आप देवताओं के कपड़ा पहन के कैसे घूम रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका और पूरे शहर में भी यही अनाउंस करवा दिया गया कि ये देवताओं ने बोला है कि जो अपने पिता से जिसका जन्म हुआ होगा उसको तो दिखेगा, जो किसी और से पैदा हुआ होगा उसको नहीं दिखेगा। तो अब वो राजा जा रहे थे, अब पूरे जो शहर के लोग थे वो भी कहने लगे क्या सुंदर वस्त्र है, कितने सुंदर वस्त्र है। पर एक छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता था ये सब कि क्या पिता का होता है। वो दौड़े दौड़े आया, बोला कि अरे राजा आप तो एकदम पूरे नंगे हैं, मतलब कुछ कपड़े नहीं पहने। तो उसको लोगों ने पकड़ के उठा दिया कि अरे तुम नादान हो, तुमको क्या पता, तुमको नहीं पता, इतने इतने, इतने सुंदर वस्त्र हैं राजा के, तुमको नहीं दिख रहा है। वही बच्चा जो एकदम इनोसेंट था वो सही बोला, लेकिन लोगों का ये था कि मतलब लोग
अगर शक भी कर रहे थे कि कोई वस्त्र नहीं पहना है, लेकिन उनको लग रहा था इतने तो बोल रहे हैं, सब तो वाह वाह चिल्ला रहे हैं। तो दिस इज द वे, मतलब सोसाइटी फंक्शन होता है कि एक तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते सच के लिए, जैसे होता है ना, यू डू नॉट क्वेश्चन द, जैसे आपका कुछ अलग बोलना है और सब बोल रहे हैं तो आपको डर लगेगा पहले से, डिस्पाइट यू आर गुड, मतलब आपका यू आर एट द राइटियस्ट पोजीशन। लेकिन ये होता है सब बोल रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा है कि हम रिस्क नहीं ले सकते कि ठीक है मैं नहीं अपने फादर से वो हुआ हूँ, लेकिन ये कपड़ा तो नहीं पहना, फालतू की ये चीजें हैं, लेकिन अभी तो ये है, बोल सकता था ना। तो ये सोसाइटी का नेचर होता है, दिस इज द वे द सोसाइटी फंक्शन। दिस इज जस्ट ए स्टोरी। ये तो यहाँ पे देखिएगा कि ये होता है कि जो जैसे इन्फ्लेशन हुआ, थोड़ा भी सिक्योरिटी बढ़ता है, वही खरीदते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का रेट जब बढ़ेगा तो आप यू विल बी अर्निंग मोर एंड मोर। तो दिस इज, मतलब इन पे जो आरोप लगा है नियर अबाउट कई मंत्रियों पे भी लगा है, जैसे आंध्र प्रदेश के जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे और जगन मोहन रेड्डी, उन पे भी लगा है कि उन्होंने और उनके ऑफिसर्स ने ब्राइब किया है, और 1750 करोड़ उनको ब्राइब का जो है, मतलब 1750 का, आप समझ रहे हैं, इतने इतने ब्राइब दिए जा रहे हैं। हम लोग 50-100 रुपए देते हैं तो वही ये लगता है, लेकिन यही 50-100 रुपए देने की आदत तो उतना तक ले जाता है। एक और कहानी सुनाता हूँ इस पे कि जो आपकी छोटी गलती होती है वही आपका बहुत बड़ा बनाता है। जैसे जो आप देखिएगा कि कितना भी बड़ा पेड़ होता है, उसका बीज एकदम छोटा होता है कि वो जमीन में घुस जाए और फिर ऊपर से निकले। तो जमीन में घुसने के लिए, जैसे आपके अंदर आने के लिए बुराई छोटा बन के घुसता है कि अरे छोटा मोटा तो है, कर लेते हैं, लेकिन वही क्या करता है, ग्रो करने लगता है। जैसे आपने एक बार भी कभी झूठ बोल दिया तो वो आपका हैबिट बनने लगता है। आप पहले छोटा झूठ बोलते हैं कि ठीक है, कोई पूछा कि आज मतलब क्लास गए थे और आप उस दिन नहीं गए थे, घूम घाम के आए, तो बोल दिया हाँ गए थे। लेकिन धीरे धीरे वही आपके लाइफ में होने लगता है। इसीलिए आप बहुत ही स्मॉल लेवल पे ही जो होता है अपनी बुराइयों को मार देना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर छोटी बुराई इंटर कर गई, आपने कहीं से भी 5 रुपए भी चोरी कर लिया, आप कहीं ना कहीं आगे जाके बड़ा चोरी करेंगे। तो जब आपके अंदर होता है कि 5 ही रुपए उठाना है, जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग छोटे छोटे रूल वायलेट करते हैं, जैसे हो गया हेलमेट वाला कि हेलमेट लगाने वाला, या ये रेड लाइट वाला। तो जब हम लोग वहां पे करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम कहीं ना कहीं करप्शन में एंट्री ले लेते हैं अनजाने में ही। दिस इज द मेन थिंग। कितना भी बड़ा वृक्ष हो, हमेशा बीज उसका छोटा होता है। दिस इज द ट्रूथ। पीपल का भी पेड़ हो, बीज छोटा होगा, क्योंकि तभी तो वो घुसेगा जमीन में और उसके बाद वो ग्रो करेगा। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि क्या है। ये वो मनी है जो डेवलप्ड कंट्री को देना है डेवलपिंग कंट्रीज को, जिस पे हम चाहते हैं, और इस पे फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। यही मेन लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी भी जो इनका डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कहा है कि ये X ट्रिलियन होगा। एग्जैक्ट पैसे को लेके दोनों में है कि वो कह रहे हैं कि इतना नहीं दे पाएंगे, दूसरे कह रहे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड कह रहे हैं कि इतना बहुत ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं कि ये ज्यादा नहीं है, इतना तो देना पड़ेगा। दिस इज द मेन थिंग। दिस रिफर्स टू द मनी दैट विल बी गिवन बाय द डेवलप्ड कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्रीज। यही है, टू हेल्प देम द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड कर्ब द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एयर पल्यूटेंट। एयर पल्यूटेंट का आपको ध्यान होगा, कल परसों हम लोगों ने देखा था, वो अलग था और ये अलग है, ठीक है। ट्रिलियन जो डिमांड है डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री का, वो है कि 1 ट्रिलियन कम से कम दे दीजिए। डेवलप्ड वर्ल्ड कह रहे हैं कि 200 करोड़ भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। 200 करोड़ पे ये फाइनलाइज करना चाहते हैं। $200 बिलियन, 200 करोड़ रुपए नहीं है, 200 करोड़ डॉलर है, और वो भी बिलियन में है, ठीक है। 200 बिलियन, बिलियन 200 करोड़ थोड़ी होगा, उसमें 200 बिलियन का मतलब कितना हो गया, 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तब करोड़ में होगा, तो इट विल बी आई थिंक 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ होगा, ठीक है। CAQM सबमिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इग्नोर्स। तो वही है कि मेन है कि क्यों फार्मर्स क्या कर रहे हैं, होशियार हो गए फार्मर्स, उनको पता चल जाता है, कैसे कैसे पता कर ले रहे हैं कि जो सैटेलाइट ऊपर से गया
तो वो दे आर बर्निंग। तो दिस इज द मेन रीजन। और सीए क्यूएम बता नहीं रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कर क्या रहे हो जब इतना नहीं संभाल पा रहे हो। सीए क्यूएम को सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से बनाया गया था। जो ये पूरी मैकेनिज्म दिल्ली के आसपास का है प्रिवेंशन का, दैट इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेन इश्यू चल रहा है। एक चीज और इसमें दिया है, ये ध्यान रखिएगा, जो हमें डेटा आता है रिमोट सेंसिंग सेंटर से, दैट इज कंट्रोल अंडर द कंट्रोल बाय द इसरो, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लास कम्स अंडर द फायर ओवर द आउटसोर्सिंग जॉब इन गोरखपुर सिविक बॉडी। तो यहाँ पे जो आप लोग बनना चाहते हैं नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सब पोस्ट ये लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देंगे। सोचिए, पैसा है तो अब आप पोस्ट भी खरीद सकते हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार बन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो वही तो, तब एकदम प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, हर आदमी प्राइवेटली। जो अमीर का बच्चा है अंबानी, अंबानी के लड़के ही चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बन जाएंगे एकदम। पैसे भी जो ऑलरेडी जिनके पास रिसोर्स है, जिनके पास एडवांटेजेस पोजीशन है, वही सबसे ज़्यादा घाटा तो ये है कि जो रिजर्व सीटेज हैं उनको तो और दिक्कत हो जाएगा ना। एक तो ऑलरेडी दे आर वीकर, पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली भी पिछड़े हैं, सोशली भी पिछड़े, कोई कनेक्शन तो होता नहीं है, तो दिक्कत वहाँ पे है। तो वही अपोजिशन का हो रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन इन जॉब? कहीं लिखा है? जॉब के लिए कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि वो हम 14-15 में बाय द स्पेशल प्रोविजन का पावर दिया स्टेट को, उसके अनुसार हम अफर्मेटिव एक्शन में रिजर्वेशन वन ऑफ द पॉलिसी। जैसे आपका बस में किराया कम हो जाता है, साइकिल मिल जाता है, दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन इज ऑल्सो पर्टिकुलरली इन द जॉब is a affirmative action, and directly this is not mentioned into the any of the clause article, okay, but this this comes under article 16 employment। और ये एक बार मैं दिखा दूं, 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहीं पे आगे है नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग द लॉ regarding a class or class of employment of or appointment to an office on the basis of such employment favor of the backward class of the citizen in the opinion of the state is not adequately represented in service under the state। ठीक है, बैकवर्डनेस के आधार पे है। शेड्यूल एंड शेड्यूल टाइप का तो नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और वीमेन्स एंड चिल्ड्रन का भी नाम लिखा होना चाहिए, ओके, वीमेन्स एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो सारे कैटेगरी आ गए जो बैकवर्ड हैं ऑन द इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली। पहले इकोनॉमिक नहीं था, अभी तुरंत 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी दे। कोलकाता में क्वालिटी इंडेक्स को लेके है, तो ये तो हर सिटी का है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे है कि सिलीगुड़ी असम का जो शहर है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटी में अभी डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो अर्बन एरिया है दे हैव द हायर लेवल ऑफ द PM 2.5 लेवल। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब समझ है ना, जो धूल कण होते हैं जिनकी साइज 2.5 माइक्रोन से भी कम होता है, यही सबसे डेंजरस होते हैं। PM 10 कम डेंजरस होता है क्योंकि वो फंसेगा, वो नाक में नहीं घुसेगा या आपके मुंह से नहीं जाएगा, लेकिन जो वो होता है वो लंग में जाके जम जाता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। और खासकर जो माइक्रो में होगा, जैसे आप लोग ये फेस वॉश लगाते हैं उसमें गोल गोल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द दिस पॉलीथीन एंड ऐसा कि वो डिग्रेड नहीं होता, वो कैसे भी अगर आपके अंदर चला गया तो जाके लंग में बैठ जाता है और कहीं ना कहीं वो डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज में कन्वर्ट होता है। तो ये मेन चीजें हैं जो यहाँ पे आपको जानना चाहिए। मेन है कि यहाँ पे देखिएगा कि जिस सिटीज ने अर्बन मैनेजमेंट थोड़ा सही किया, जैसे प्रॉपर तरीके से पानी का स्प्रिंकलिंग करवा रहे हैं, अपना गार्बेज हटवा दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो उनका ये हम लोग क्या सुबह सुबह आते हैं कूड़ा उठाने,
तो प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करवा रहे हैं कि सूखा वाला, जैसे हम प्लास्टिक का रैपर हुआ या हम कोई सर्फ अगर लाते हैं, पॉलीथीन हुआ, वो फाड़ के अलग रख दें, और जो सब्जी के निकलते हैं जो इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको अलग करें। तो ये कुछ शहर अच्छे से करवा रहे हैं। जैसे कि इंदौर अच्छे से करवाता है, वो हमेशा टॉप पे रहता है, क्लीनेस्ट सिटी में वो भी आता है। तो ये है कि दैट्स डिपेंड अपॉन द अर्बन मैनेजमेंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर अर्बन एरिया। इंडिया होस्ट ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव इन दिल्ली। तो दिल्ली में कंडक्ट हो रहा है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव हमने 2025 को डिक्लेयर किया है। तो ये भी पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव 2025, ओके। इसका थीम जो है वो भी देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं थीम भी दिया है, कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑफ ऑल। ये इसका थीम है, जो मेन थीम है, दैट इज द कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल। इंडिया, हम 10,000 पीपल का पेड़ लगवा रहे हैं। पूरी दुनिया का 25% कोऑपरेटिव्स हैं वो इंडिया में। अगर पूरी दुनिया है, 193 कंट्रीज हैं, 193-94, उसमें से अगर 100 कोऑपरेटिव हैं तो इंडिया के पास अकेले 25 हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में है तो इंडिया अपना स्ट्रेंथ दिखा सकता है कि हमारे पास इतना कोऑपरेटिव है, हम अपने अनुसार पॉलिसी बनवा सकते हैं। यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह है। जो पार्टिसिपेशन होगा मेन, जैसे जो बड़े डिग्नेटरीज हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान दासो शेरिंग तोबगे, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन आपको थीम याद रखना है, और ये याद रखना है कि इंटरनेशनल जो यूएन ने डिक्लेयर किया है, दैट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव 2025 को, उसका थीम याद रखिए। और कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ये आप याद रखिएगा। पीसेस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रॉक कट फुटप्रिंट्स एंड ह्यूमन फिगर्स डेटिंग बैक टू द मेगालिथिक पीरियड मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फुटप्रिंट्स हैं उनका साइज 6 से 10 इंच है, 6 से 10 इंच। इसके मतलब बच्चों का छोटा छोटा होता है, 6 इंच के आसपास बच्चों का होता है, और 10 इंच जो एडल्ट बड़े लोगों का होता है। तो इसका मतलब सबका है। फुटप्रिंट्स को जब पहले लोग मरते थे तो भी फुटप्रिंट्स को लिया जाता था एज ए साइन, चिन्ह, पद चिन्ह ऐसे भी लिया जाता है। तो दैट इज ऑस्पिशियस भी उसको माना जाता है। तो ये देखा जाता है कि फुटप्रिंट्स सिंबलाइज द सोल ऑफ द डेड पीपल। माना जाता है कि उसी में बसेगा वो आदमी, मरने के बाद वो उस फुटप्रिंट में उसकी आत्मा बस सकता है, ठीक है। फुटप्रिंट्स जो होगा वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ उसका डायरेक्शन हमेशा रखते हैं। बहुत से ऐसे भी मानते हैं कि दे बिलोंग टू द गॉडेसेस, ऐसा मानना है। जो मिला है वो है अवलक्की पेरा इनटू द मेगालिथिक पीरियड का जो नॉर्मल टाइम माना जाता है 1000 बीसी से, इस समय कौन था, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया था मुझे लग रहा है। मैक्सिमम जो उस समय के पत्थर बरियल स्टाइल है। मेगालिथिक इज जब बैरियल स्टाइल की वहां पे दफना के बड़े बड़े पत्थर वो रख देते थे। आप देखते होंगे एक बड़ा बड़ा स्टोन्स दिखता है, तो दैट इज द मेन थिंग, ओके। मेन जगह भीमबेटका में भी है, अडिचनारुल्लू ऑफ द तमिलनाडु में है, हीरे बंगाल कर्नाटका में है, जोरबे महाराष्ट्र में है। जोरबे काफी अभी न्यूज में था। यहाँ पे कैलकोलिक टाइम का भी अवशेष जो रेजिड्यू है वो मिलते हैं। इसको माना जाता है कि दिस जो मेगालिथिक पीरियड है दैट ब्रीज द गैप बिटवीन द प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक? प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। आपका तो हिस्ट्री बैकग्राउंड है। सिंपल सी बात है, प्री हिस्ट्री हिस्ट्री। वेरी गुड। प्री हिस्ट्री का मतलब जिसका कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड है, आपको अवशेष मिलेंगे पर रिटेन में नहीं है।
रिटन में जब से मिलता है उसको हिस्ट्री बोलते हैं, और इनके बीच वाले को, जैसे इंडस वैली है, उसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। प्रोटो इसलिए क्योंकि रिटन तो है पर हमको पढ़ना नहीं आता है, दिस इज द मेन थिंग। तो मेगालिथिक इज ऑल्सो ए मिडिल जो ब्रीज है कि कैसे हम ट्रांजिशन किए, ये भी एक तरीके से उसके बीच का एरिया है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, यहाँ पे टाइगर्स के जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो यहीं पे है। यहाँ पे मंदिर है, उसका नाम है बेलदा कुप्पे श्री महादेश्वर स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये शिव की मंदिर है, तो यहाँ पे लोग जाते थे, लेकिन कोर एरिया में है इसीलिए हम नहीं जाने दे रहे, क्योंकि कोर है कि वहाँ पे टाइगर्स का ज़्यादा होगा, डिस्टरबेंस ज़्यादा होगा, तो उनका भी एक होता है ना टाइम पीरियड टाइगर्स का भी, तो कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट करेगा उनके पॉपुलेशन को। दिस इज द मेन थिंग। 1973 में ही इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में लाया गया था। चमा चमाराजनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, नीलगिरी बायोस्फीयर्स का रिजर्व का पार्ट है। टाइगर रिजर्व इसको 1999 में डिक्लेयर किया गया था। शायद इस सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये यहीं पे होगा, कहीं दिया होगा दूसरे नंबर पे टाइगर, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है। अच्छा, कर्नाटका है द लार्जेस्ट, सेकेंड स्टेट है, 5 टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बाद है, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका का है। एआई को लेके है काफी है कि एआई को लेके जो इशू आ रहा है, कॉपीराइट, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर वल्नरेबिलिटी। ठीक है, लेकिन उसका यूज भी बहुत है, हेल्थ में यूज है, डायग्नोसिस आराम से हो सकता है, जैसे होता है ना कि किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे चल रहा है, आप एआई को बताइए, एआई जल्दी रिकॉग्नाइज करके बता देगा। अब ये है कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक्सरे का यूज हुआ है, 5600 लोगों में पाया गया, और वो नंबर डबल था, जो पहले हम मैनुअली जाके देखते थे, मैनुअली एनालिसिस करते थे, डॉक्टर से पहले ये बता दे रहा है, क्योंकि उसको तो पहले से आप फीडबैक दे देंगे कि ये चीज़ें होती हैं, तो टीबी है, तो वो डिफरेंट स्टेज पे आके बता देगा। तो अब डॉक्टर हर एक रिपोर्ट पढ़ेगा ना, वो तो रिपोर्ट 2 सेकंड में पढ़ लेगा, तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी तेज हो रहा है। एआई को अगर आप डेटा अच्छा दें और इंस्ट्रक्शन अच्छा दें कि ऐसे ऐसे, जैसे पोयम आप खुद लिखेंगे तो अब लिखना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उसको अच्छे से दीजिए कि ये चीज़ें लानी है, ऐसे ऐसे इमोशन लाना है, तो बहुत अच्छा लिख देगा। कभी आप उससे कोई एप्लीकेशन लिखवाइएगा कि मुझे एप्लीकेशन लिखना है अपने टीचर को कि 3 दिन का छुट्टी चाहिए, आप बोलिए, वो आपसे अच्छा लिख देगा फटाक से। तो ये है कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन अच्छा हुआ, इनपुट अच्छा हुआ, डेटा अच्छा हुआ कि क्या क्या डेटा लेना है, द एआई हैज़ द मच बेटर कैपेबिलिटी, मच बेटर इफिशियंसी। तो ये हम देखने को मिल रहा है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हेल्थ सेक्टर में, रिफ्रैक्टिव आई एरर्स जो है दैट इज इजीली डिटेक्टेबल विद द एआई एज कम्पेयर टू द जो हम आम जो मैनुअल डॉक्टर करेंगे उसकी तुलना में। प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन वो बहुत अच्छे से वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द यूज। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एक्सेलेंस लैब भी बनवा रहे हैं, तो वो तो सारे गवर्नमेंट बनवा रहे हैं ताकि उस पर लीड ले सके। स्टूडेंट मस्ट लर्न, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको स्किलिंग करना है तो इस समय का मेन स्किलिंग हो गया एआई, तो यू हैव टू लर्न। इसमें पूरा कई आर्टिकल है क्योंकि 2 पेज इन्होंने इसी को दिया है। अब आता है एथिकल इश्यू कि हम जो सच में पोएट है, जो सच में इमोशन है, आप उसको मैकेनाइज कर दे रहे हैं ना, तो एथिकल नहीं रहा। जैसे हम लोग बीच में पढ़ रहे थे कि एडिटिंग करके आप बच्चा सुंदर बना लिए, तो फिर एक नेचुरल जो बच्चा जिस तरीके से हो रहा है, आप हर बच्चा कैसा भी हो, एक होता है ना कि यो चाइल्ड, आप उसे प्यार करते हैं, इमोशन होता है। अब हर आदमी अपने बच्चे को शाहरुख खान के जैसा ही पैदा करवा दे, तो फिर तो नेचुरल जो सिलेक्शन होता है उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना, तो फिर हर चीज मैकेनाइज्ड हो जाएगा। दिस इज द मेन थिंग। कई लोग कहते हैं सही भी है, सबका बच्चा अगर शाहरुख खान और ब्रैड पिट जैसे दिखे तो बढ़िया है ना, और अच्छा है, सारे ब्रैड पिट ही दिखेंगे। इन्होंने कहा कि चोरी पकड़ने में भी करा सकते हैं, एआई बताएगा ना कैसे मिसयूज हो रहा है, तो एआई को आप डेटा दीजिए, तो एआई जैसे किस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चोर को पकड़ने के लिए चोर का वो कई बार पुलिस बुलाती है
कि और चोरों का बताने के लिए। तो एआई का जो मिसयूज है उसको रोकने के लिए एआई का भी यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यही यहाँ पे लिखा है, सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ओके, राजस्थान में है और ये भी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे एक केस है कि टाइगर इंसान को खा जा रहा है। अब टाइगर मैन ईटर जल्दी नहीं होता है, सबसे लास्ट उसकी मजबूरी होगा तभी मैन ईटिंग पे जाता है। क्योंकि इंसान से सब लोग डरते हैं, सारे एनिमल डरते हैं, क्योंकि हम ऐसे लंबे दिखेंगे, वो फिर भी इतना ऊंचा दिखेगा फिर भी हमसे छोटा दिखेगा। अरे गड़ी ना, हम एकदम अजीब सा दिखते हैं। और दूसरी चीज है कि अब हमारे पास बुद्धि भी तो है, मतलब वो क्या, वो पंजा ही है उसके पास। हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा भी अगर नुकीला लकड़ी उठा के मार दिया गर्दन पे, देखिए अब टाइगर तभी आप पे अटैक करेगा ना जब आप डरेंगे। जब आप नहीं डरेंगे, एकदम डट के खड़े हो जाएंगे, जो भी चीज है उसको लेके खड़े हो जाइए। तो टाइगर हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, सब भागते हैं। जब उनको लग जाएगा कि अरे ये डर रहा है, तभी वो अटैक करेंगे। क्योंकि इंसान का जो बनावट है ना, दैट इज यूनिक। वो हर एक जानवर हमसे डरता है, हमसे कोई नहीं। जहाँ तक फेस जो सांप भी होता है ना, वो भी नहीं इनकाउंटर होना चाहता। जब आपका पैर उस पर पड़ता है तभी काटता है। सांप कभी दौड़ा के किसी को नहीं काटेगा, आप देखिएगा, वो खुद भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब गलती से कोई जा रहा होता है, रात में पैर पड़ गया या ट्रैपिंग का सिस्टम हो गया कि वो भाग नहीं पा रहा है, अब उसको लगा कि अब लड़ना ही है, तो उसी कंडीशन में वो होती है मतलब। तो यही उन्होंने कहा कि मैन ईटर जो होता है वो रेयर केस होता है। जब एक तो होता है कि बूढ़ा हो गया, उसकी मजबूरी हो गई, वो कैटल को नहीं वो कर पा रहा है, खुद मरेगा भूखा होके जो शेर है। तो उससे अच्छा है कि कोई इंसान बच्चे उच्चे को देखा तो उस पर अटैक कर दिया, बच्चा छोटा है। या तो ये दूसरा कंडीशन ये होगा कि मानिए कोई चारवाहा है, बकरी या गाय चराने गया है, शेर आया बकरी खाने, अब आ गए उसको भगाने लड़ने, तो ऐसे में वो आपसे लड़ने लगेगा। तो ये सब केसेज होती हैं। तो मेन है कि डायरेक्ट अटैक नहीं है, मतलब ह्यूमन एंड लॉयन का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अनटिल एंड अनटिल देयर इज द सम स्पेशल कंडीशन। अब इसी को लेके इस जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है उसमें लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ के अब लड़ाई होने लगती है ना। फॉरेस्ट ऑफिशियल है टाइगर को बचाने के लिए, अब जब गांव वालों को मारने लगेगा शेर, तो शेरों का और गांव वालों की दुश्मनी है ना, तो गायब करना स्टार्ट कर देंगे, मारना स्टार्ट करेंगे। तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं उस वहाँ पे, तो इसी पे ये है।